बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं कि काजी साहब मुज़ाहिर नकवी साहब का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। ऐसा क्या गुनाह हुआ है, वो इस्तीफ़ा दे के चले गए, सीट खाली होगी, आपके हम ख्याल जजेस की भरमार हो गई, मुखालिफ जजेस तकरीबन चले गए। अब आप क्यों इस केस के पीछे लड़ रहे हैं? कौन सी चीज़ है जिसको आप सीधा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं? दूसरी जानब वो तारीख भी सीधी कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस भी सुन रहे हैं। क्या करेंगे? उन जजेस को बुला के क्या फांसी पर लटकाएंगे? क्या करेंगे? आज हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट में इस केस में? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। जहाँ तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की बात है, तो अब तक की जो अदालती कार्रवाई हुई है उसमें तकरीबन कोई 3 से 4 ऐसे ऑप्शंस अदालत के सामने आ चुके हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सदारती रेफरेंस पर अपनी कोई राय दे सकती है। बुनियादी तौर पर तो वो 5 सवालात थे जो साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की जानिब से उस सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए गए थे, जिनमें एक सवाल ये था कि जो सज़ा जुल्फ़िकार भुट्टो को सुनाई गई थी, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त थी। फेयर ट्रायल का सवाल उठाया गया था कि क्या फेयर ट्रायल का हक दिया गया था, और जो दीगर कानूनी तकाजे होते हैं, जो एक ड्यू प्रोसेस होता है किसी भी केस को चलाने का, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का, क्या वो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया। इस तरह के 5 क्वेश्चन फ्रेम करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए थे। अब इसके ऊपर इससे पहले 12 समातें हो चुकी थी। 2012 गालबन 3 या 4 नवंबर 2012 को इस केस की आखिरी समात हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दौर में इस केस को सुना गया था। फिर तकरीबन कोई 10-11 साल का वक्फा आ गया। फिर गुज़श्ता साल के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस को दोबारा टेकअप किया गया। इसके ऊपर अब अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए। अदालती मुआवनीन ने अब तक की जो मुआवनत अदालत की है, उसमें हमारे सामने 3 से 4 सवालात आए हैं। एक सवाल तो गुज़श्ता समात पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक नुक्ता उठाया गया कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई गई थी, उस वक्त एक फ़ौजी आमिर की हुकूमत थी, और उस वक्त जो जजेस जिन्होंने वो फैसला सुनाया था, वो भी क्या पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस में वो शामिल थे, क्या जो अदालत उस वक्त बनाई गई थी। क्योंकि अब ये नुक्ता भी अदालत के सामने आ रहा है कि जो जजेस उस वक्त एक फौजी आमिर के दौर में जिन्होंने हल्फ उठाया, वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ये कंसीडर करेगी कि शायद वो हल्फ आइन के तहत नहीं उठाया गया था, वो आइनी तौर पर वो दुरुस्त उसको हल्फ शायद करार ना दिया जाए, और इस तरह वो अदालत जिसने जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई, उस अदालत की तश्कील को ही गैर आइनी या गैर कानूनी करार दिया जाए। जैसे परवेज़ मुशर्रफ सजाए मौत केस में खुसूसी अदालत को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, और उसकी तश्कील का नोटिफिकेशन ही उसको कलअदम करार दे दिया गया था। एक तो ऑप्शन ये बनता है। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर हमारे सामने आता है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने 90 रोज़ के आम इंतखाबात केस में जब मेरे ख्याल में अपना नोट लिखा, तो उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया था कि माजी में एक वज़ीर आज़म को सजाए मौत दी गई और वो कानूनी तौर पर वो दुरुस्त सज़ा नहीं थी। तो एक तरह से आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि ये एक तरह का डिक्लेरेशन हमारे सामने आ गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि इसमें जो सज़ा थी वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं दी गई थी। फिर तीसरा एक और जो ऑप्शन अदालत के सामने इस वक्त मौजूद है वो ये है कि क्या फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे उस वक्त पूरे किए गए थे, क्योंकि उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो प्रोसिक्यूशन थी सारी, वो एक फ़ौजी आमिर के तहत मशीनरी काम कर रही थी, उसकी जानिब से वो अपॉइंट की गई थी। तो एक नुकता फेयर ट्रायल वाला भी अब इसके सामने अदालत के सामने आ गया कि अगर अदालत कोई इसके ऊपर राय देती है तो फिर वो चीज़ भी कंसीडर हो जाएगी। फिर एक और जो अहम नुकता आज भी अदालत के सामने जो है वो पेश हुआ, वो ये था कि जो क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए थे उनके खिलाफ, या जो जिस तरीके से उनको सज़ा सुनाई गई थी, उसमें अब जजेस जो उस वक्त जिन्होंने अपील सुनी, अब आज भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जो एक रेफरेंस दिया कि साबिक चीफ जस्टिस नसीम नसीम हसन शाह को
एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप इस अपील में जाके बैठे, यानी एक जज दूसरे जज को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि आप जुल्फकार भुट्टो की जो सजाए मौत के खिलाफ अपीलें हैं आप उस बेंच में बैठे। तो वहां से भी फिर आज चीफ जस्टिस साहब ने भी इसके ऊपर ये सवाल उठाया कि अगर एक जज दूसरे जज को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो फिर ये तो एक तरह से वो जो आमरीत का एक नुक्ता अदालत के सामने पहले है कि एक फौजी आमिर के दौर में ये सारी सजाएं सुनाई गई, ये अदालत बनाई गई और उस अदालत ने इस ट्रायल को मुकम्मल किया और फिर उसके अंदर भी दबाव का किसी हद तक ये आंसर सामने आ चुका था कि दबाव था, लेकिन दबाव सबसे बड़ा जो एक रुकावट या ग्राउंड इसके अंदर आता है कि आप 50 साल के बाद इस चीज को कैसे साबित करेंगे कि उस वक्त जजेस के ऊपर दबाव था और वो किस तरह का दबाव था। अब जो जजेस उस वक्त सजाएं सुनाने वाले थे वो तकरीबन सारे ही अब इस दुनिया से गुजर चुके हैं। नसीम हसन शाह साहब आखिरी चीफ जस्टिस थे, आखिरी जज थे जो शायद जिंदा थे और वो भी अब वफात पा चुके हैं। तो अब प्रूफ कैसे होगा, साबित कैसे होगा कि उस वक्त वाकई जजेस के ऊपर ये वाला फैसला देने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले को सेट असाइड करेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह सकती है कि वो सजा जो अदालत जो तश्कील दी गई वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं थी। एक फौजी आमिर की हुकूमत थी और एक फौजी आमिर की हुकूमत में ये हम कह सकते हैं कि उस दौरान जो शफाफ ट्रायल के तकाजे थे, जो फेयर ट्रायल के तकाजे थे, वो सारे पूरे नहीं किए गए। इसलिए मेरे ख्याल में जो 2 से 3 ऑप्शंस अब तक हमारे सामने आए हैं वो ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट उस अदालत को ही कलअदम करार दे दे और ये कहा जाए कि जिस अदालत ने जुल्फकार भुट्टो को सज़ा सुनाई वो आइन और कानून के मुताबिक उसको तश्कील नहीं दिया गया था, एक। दूसरा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें ये कह दे कि शफाफ ट्रायल के हवाले से एक जज जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त मौजूद है उनकी जानिब से ऐसा डिक्लेरेशन मौजूद है कि जुल्फकार भुट्टो को दुरुस्त सज़ा जो है वो नहीं सुनाई गई। फिर अभी एक दो मजीद जो अदालती मुआवनीन है वो अभी रहते हैं, जब वो अपने दलाइल देंगे तो इम्कान ये है कि शायद कोई 2 से 3 मजीद ऑप्शन अदालत के सामने आ जाए। तो 3 से 4 ऐसे ऑप्शन मुमकिन तौर पे बन रहे हैं जिससे मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी ये कोशिश करेगी कि इस केस का कोई ऐसा हल निकाला जाए कि अदालतों के जो एक फ्लड गेट है वो ना खुले। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अगर हम इस केस को सेट असाइड कर देते हैं, इस सजा को कलअदम करार दे देते हैं, तो फिर हमारे सामने तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह मुझे सबसे ज्यादा इसमें इस वजह से भी मुहतात नजर आते हैं क्योंकि अब जो एक सिनेरियो बन चुका है सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के बाद, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तकरीबन 3 साल और 1-2 माह चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। तो उनका काफी लंबा टेन्योर है और उनको अगर वो इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते तो काजी साहब के जाने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किलात फिर मंसूर अली शाह साहब को पेश आएंगी। तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब कोई ऐसा दरवाज़ा भी नहीं खोलना चाहते कि जिससे माजी में जो मुकदमात तय हो चुके हों कोई वो दरवाजा दरवाज़ा नहीं खुल जाए। खोलने चाहते, लेकिन काजी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ बिल्कुल ये कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब को एक मिसाल बनाना है, इस्तीफा दे दिया। माजी में रवायत ये थी कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को अगर सामना नहीं करते, रिजाइन करें, घर जाएं, अपने पर्क्स लें, मामला खत्म। अब क्या होगा, असल करना में क्या चाहते हैं? मामला ये है करामत मुगल साहब के जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ कोई बराह रास्त फड्डा नहीं था। ये पहली बात तो ये है, इसको हमें क्लियर करने की जरूरत है। अब मज़ाहिर नकवी साहब का जो फड्डा था ना वो 2 ताकतों के साथ था, एक मुस्लिम लीग नून, 2 इस्टेब्लिशमेंट। अब फड्डा असल में शुरू कहां से हुआ? 2022 में आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ FIA प्रोसिक्यूशन कर रही थी वो टीटीज वाले केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो उस वक्त मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस का मज़ाहिर नकवी साहब ने यह महसूस किया कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है ना वो असरअंदाज हुआ जा रहा है। और उस वक्त आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब की हुकूमत थी, वफाक में इधर PDM की हुकूमत थी, तो FIA चूंकि बराह रास्त PDM हुकूमत के नीचे था तो ये उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, अपने मनपसंद लोग लाए जा रहे थे। और आपको याद है जब लाहौर में ये FIA की जो अदालत में जब ये पेश किया जाता था तो वो आगे से कैसे एतराज़ात इनकी जानिब से नहीं उठाए जाते, क्योंकि हमने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नवाज शरीफ साहब के केसेस में ये देखा। तो वो वहां से उनको महसूस हुआ, वो टिप आई इनको। अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का मैं समझता हूं कि अगर जो उनकी पहला उनका गुनाह आप समझ लेना, ये जो जुर्म
जिसकी वजह से ये लोग उनके पीछे पड़े, वो ये था कि उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कहा था कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है, तो आप इसके ऊपर नोटिस लेके इनके खिलाफ केस की समाअत करें। फिर उसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने आज खुद नोटिस लिया, केस सुना, और उसकी वजह से फिर ये मुस्लिम लीग नून को वहां से रंज का जो आगाज हुआ वो बेसिकली मैं समझता हूँ वहां से हुआ। अच्छा। फिर दूसरा, जब अरशद शरीफ साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था, तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी वो जज थे जिन्होंने उस वक्त जो पुलिस की जो स्पेशल JIT बनाई गई थी उसके जो सरबराह थे DIG इस्लामाबाद पुलिस, उनको कहा था कि आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से इस्तेफादा क्यों नहीं कर रहे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात किसने बनवाए, उनको बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किसने किया। आप उन लोगों को भी पकड़ें और उनसे भी तफ्तीश करें जो अरशद शरीफ के खिलाफ ये मुकदमात बनाने वाले थे, तो आपका जो एक खुरा है वो आपका वो वसी हो जाएगा, आपको तहकीकात करने में मजीद आसानी हो जाएगी। तो वहां से अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट आप पढ़ें तो उसमें आपको वाज़े तौर पे नजर आ जाएगा कि उस वक्त पुलिस की मुद्दत में जो मुकदमात अरशद शरीफ साहब के खिलाफ बनाए गए थे उनके पीछे कौन लोग थे, SHOs को कहाँ बुलाकर हिदायत जारी की गई थी, और उस SHO के मुताबिक कि जब वो अपने सीनियर पुलिस अफसर के दफ्तर पहुंचे तो वहां पर किस तरह के लोग बैठे हुए थे, ये सारी चीजें उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट में लिखी हुई थी। तो ये मैं समझता हूँ कि दूसरा गुना जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का ये बनता था। सबसे बड़ा गुना जो मैं इसको अगर समझूं तो वो ये था जब इन्होंने 16 फरवरी 2023 को गुज़श्ता साल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया था, और यही वो दो जज साहबान हैं जिनको मजबूर करके उनसे इस्तीफे लिए गए। अब मुझे मजबूरियां बताएं, क्या ये थी? सिलसिला तो तकरीबन आप कई वीडियोस में बयान कर चुके हैं, होगा क्या, करना क्या चाहते हैं? मेरा सवाल फिर वही, क्या फांसी लगाएंगे? नहीं, फांसी नहीं लगाएंगे, सजाए क्योंकि मौत दे देंगे? नहीं सजाए मौत फिर भी क्या नहीं होगा? होगी, सजा भी कोई नहीं दे सकते। ये इनका मकसद मेरे ख्याल में मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि ये सिर्फ अब उनकी करैक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में आर्टिकल 209 बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल 209 सब सेक्शन 5 और 6 आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि सज़ा होगी या सदर पाकिस्तान को सिफारिश जब भेजी जाएगी तो वो सिर्फ उन सूरत में भेजी जाएगी जब जज ओहदे पर मौजूद होगा। अब एक जज केस की समाअत के दौरान रिजाइन करके गया या केस की जो समाअत से रिवायत है, पहले, जो रिवायत है, तो वो तो जज इस्तीफा दे गया तो वो जज तो ना रहा, तो फिर वो सदर को सिफारिश कैसे भेजी जा सकती है? तो मामला इसमें सारा ये बनता है कि ये अब सिर्फ उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ दो इन हलकों को, इन दो ताकतों को जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ मसला था। अब वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, अब मैं इल्जाम नहीं लगाता उनके ऊपर कि वो किसी की एमा पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन तासुर फिर यही मिलता है कि जब एक जज रिजाइन कर चुका फिर उसके लिए आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या जा रहे हैं? आपने कहा जी कि ये कार्रवाई आगे चलाने के लिए तो आइन में कहीं रुकावट नहीं है। अगर आइन में कहीं रुकावट नहीं है तो कार्रवाई चलाने का लिखा हुआ भी नहीं है। ये अब एक नई प्रेसिडेंट सेट की जा रही है काजी साहब, हाँ, आपको पता है जब कि से वो अगर रिटायर भी हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्होंने पहले आफिया शहर बानो लेकिन केस की दरखास्त दायर करवाई मेरा और मानना वहां है से वो अपील मंजूर करवा ली कि कि रिटायर्ड जज के मुज़ाहिर खिलाफ नकवी कार्रवाई साहब हो बहाना सकती है। है। जो नवाज शरीफ साहब का मसला है ना, वो साकिब निसार साहब है, निशाना साकिब निसार साहब है, क्योंकि आफिया शहर बानो के सीधा जाएगा जी जी, साकिब निसार क्योंकि उस साहब वक्त पर जो तक। इब्तदाई वो थी ना शिकायत जो आफिया शहर बानो साहब ने उस वक्त 2018 में की साकिब थी, निसार वो साहब, साकिब निसार साहब के तो खिलाफ की मेरे थी। ख्याल में प्रोडिक्शन यही है कि जी जी, साकिब निसार साहब क्योंकि रिटायर्ड जज घर बैठे हुए हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब ने अभी इस्तीफा दिया था, उनको मिसाल बना के सीधा खुरा वहां पहुंचेगा और साकिब निसार साहब पर जो गुस्सा है पनामा केस का, वो सारा गुस्सा निकाला जाएगा और उन्हें एक मिसाल बनाया जाएगा और एंड में नवाज शरीफ जो है ना, उनको थोड़ा सा सुकून पहुंचाया जाएगा। बहुत देखते हैं शुक्रिया। कितना एक सुकून उनको पहुंचता है, अभी तक तो मुश्किल है, उसके लिए सच्चा होना बहुत जरूरी है। तंदूर अंदर जल रहे हो तो सर सुकून नहीं आता। हाँ, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।